Good morning, students. Today we are going to discuss a second lecture of resources and development. In this lecture, we will discuss about the problems related to the resources and the resource planning, and also an important topic of this lecture is sustainable development. तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली रिसोर्सेज को किस तरह से प्लान किया जाए, उसको किस तरह से यूज किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. इनसे के अलावा अगर देखा जाए तो वहाँ पे आखिरकार उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज अभिजीत कुमार, न्यू कंसेप्ट क्लासेस हाजीपुर. और यहाँ पे हम लोग आपके सामने की वीडियो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं इस लॉकडाउन के एक्सट्रीम कंडीशन में भी. तो हम आपसे यही आशा रखेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके और उन नीडी स्टूडेंट्स जो कि आज के सर्कमस्टेंसेस में काफ़ी हद तक अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं कि आखिरकार हम कहाँ जाएं, क्या पढ़ें, तो उनके काम ये आए. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले अगर बात करें हमारे पहले टॉपिक की, तो पहला टॉपिक जो मेरा अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन. यानी कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है जब एक बंदा, एक आदमी अंधेधुंध तरीके से, यानी कि बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर दे. जैसे मान कि चलो कि मेरे पास कुछ पैसे थे, आज मैंने कुछ और खर्च कर दिए, किसी और काम में खर्च कर दिया, लेकिन एक्चुअली भी जब मुझे उस पैसे की जरूरत पड़ी तो पता ही नहीं था कि अब मैं कहाँ से लाऊंगा उस पैसे को. दैट मीन्स ये देखने को मिलता है अक्सर कि हम लोग किसी रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे यूज करने लगते हैं और जब एक्चुअली भी उसकी जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है. तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, वो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं. पहला प्रॉब्लम क्या है कि मैनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लीटेड. डिप्लीटेड मतलब कि खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा. कई ऐसे रिसोर्सेज होंगे जिनको काफ़ी ज़्यादा यूज करने के कारण से वो नष्ट होते चले जाएंगे. जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को देखते हैं कि काफ़ी बड़े पैमाने पे हम उसको यूज करते जा रहे हैं, रेगुलरली यूज करते जा रहे हैं काफ़ी सालों से, काफ़ी सालों नहीं, काफ़ी सैकड़ों सालों से. और इसी कारण से ये लीड कर रहा है किसके लिए? डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन के कारण ये देखने मिलता है कई ऐसे इलाके जहाँ पे घने जंगल हुआ करते थे, अब वो समतल मैदान में कन्वर्ट होने लगे हैं, यानी कि फील्ड्स में कन्वर्ट होने लगे हैं. दूसरा ये निकल के आता है कि अगर इंडिस्क्रिमिनेट यानी कि अंधाधुंध तरीके से यूज करने लगे, दैट मींस ये देखने मिलता है कोई बंदा जो है जिनके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज, जिनके हाथ काफी ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, जिस वो आदमी क्या हो जाएगा, वो अमीर हो जाएगा. और जिसके पास काफी कम रिसोर्सेज होगा वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसी कारण से गरीब नजर आएगा. तो समाज यानी कि हमारी सोसाइटी में एक डिफरेंट क्लासेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे. डिफरेंट क्लासेस दैट कर सकते हैं सोसाइटी में, एक अलग अलग लेवल बनना शुरू हो जाएगा. पुअर्स का, रिच का, मिडिल क्लास पर्संस का, ये रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेट यूजेज के कारण. ये मेरे पास 500 रुपए थे, भाई जिसके पास 500 रुपए थे उससे ज्यादा हम नहीं थे क्योंकि मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं. तो इस तरह से ये देखने को मिलेगा कि अगर हम लोग ज्यादा रिसोर्सेज पे कब्जा करने लगे, ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने लगे, जो ज्यादा रिसोर्सेज यूज करेगा उसके पास ज्यादा मनी आएगा, वो अमीर नजर आएगा, वो रिच हो जाएगा. और जो इसके पास कम रिसोर्सेज होंगे वो गरीब नजर आएगा. ये पहला चीज निकल के आ गया. अगला, ग्लोबल वार्मिंग टेंस करेंगे. दैट मींस कर सकते हैं, मान लो कि भाई मेरे पास कुछ पैसे आ गए, क्या हुआ, चलो थोड़ा घर में काफ़ी चिल्ड वाटर पीने का आदत हो गया, फ्रिज खरीद के ले आते हैं. भाई गर्मी काफ़ी हो रहा है, पसीने निकल रहे हैं, चलो एक एसी खरीद के ले आए. पैसे थे खरीद के ले आए. और इन सब चीज़ों के कारण से क्या होगा कि हम अपनी कन्वीनियंस के कारण से क्या कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने का काम करें, इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहा है. और इसी एक्सप्लॉइटेशन के कारण ये निकल के आता है एक दिक्कत जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग. और तकरीबन समझो तो पहले तो इसका नाम नहीं था, आज पिछले 20 सालों से
मेनली 1991 के समिट के आसपास से 1992 में जो समिट हुआ था, उसके बाद से ग्लोबल वार्मिंग बारीक काफ़ी चर्चे में, हर बार G20 सम्मेलन में काफ़ी हद तक ग्लोबल वार्मिंग का चर्चा होता है कि हाँ ये चीज़ें दिक्कत दे रही है। और अगला है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, इससे क्या हो गया कि हमारे सबको मालूम कि धरती के सबसे ऊपर जो हो गया वो एक एटमॉस्फेयर का परत है, एक लेयर है जिसको हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। और क्योंकि हम लोग जो फ्रिज वगैरह हो गया था या डी वगैरह होता था, उससे CFC गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इस गैस के कारण से ओजोन लेयर काफी हद तक डिप्लीट होता था। तो इन सब चीजों के कारण भी कह सकते हैं कि यूवी रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज का भी थर्ड पार्ट 1-2 तो उतना डैमेज नहीं करता है, 1-2 को काफी हद तक हमारा शरीर झेल जाता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट 3 जो हो गया वो हमारे शरीर को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, डायरेक्टली कैंसर, या हम लोग डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आके स्किन बर्न होना तक हो सकता है, वो भी धरती के सरफेस पे आ सकता था। तो इसी कारण से कह सकते हैं कि ओजोन लेयर को बचाए रखना भी काफी हद तक जरूरी है। मैं आप लोगों ने सुना होगा कि अंटार्कटिका के आसपास, यानी कह सकते हैं कि वहाँ पे काफी हद तक ओजोन लेयर में छेद हो गया था। अब धीरे धीरे वो काफी हद तक मेंटेन हुआ है इस लॉकडाउन के कारण। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे हम लोग इसी तरह से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते गए अपने सुविधा के कारण, हो सकता है आगे चल के इससे बड़ा तो कोई और घटना देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हो गया इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखने मिलता है कि पर्यावरण में भी काफी हद तक बदलाव दिखते हैं आजकल। सही पैमाने पे देखा जाए तो कहीं पे भी आपको एक जैसा मौसम देखने को, जो पहले का मौसम का एक टाइमिंग था अब वो चेंज हो चुका है, और कहीं ना कहीं पर्यावरण में कई चीज़ों का क्षय होना शुरू, यानी कि एक्सप्लॉइट, डिग्रेड होना शुरू हो चुका है। और ये सारी प्रॉब्लम्स किस कारण से आई? अनइवन यूजेज ऑफ रिसोर्सेस या इनडिस्क्रिमिनेट यूजेज ऑफ रिसोर्सेस के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन मतलब भाई बचाए रखना। दैट मीन्स अगर डेवलपमेंट को हम बचाए रखते हैं और आने वाले फ्यूचर में या आने वाले जनरेशन के लिए उसको हम लोग दे पा रहे हैं, तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है विच डज नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेगा, एंड एट द सेम टाइम ये क्या करेगा? टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और ये इस बारे में भी सोचेगा कि हमें किस तरह से इसे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के लिए बचाए रखना है, उसकी जरूरतों के लिए बचाए रखना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी जिस रिसोर्सेज को हम लोग यूज कर रहे हैं वो सेम रिसोर्सेज वो फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर पाए। और इस तरह के रिसोर्सेज को, इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट मीन्स कर सकते हैं कि अगर मान के चलो कि आज मेरे पास, सपोज करो मेरे पास कुछ रिसोर्सेज थे जो मेरे दादाजी ने मुझे दिया था, दादाजी ने पापा को दिया, पापा ने मुझे दिया, और हम भी चाह रहे हैं कि उन रिसोर्सेज में से जो मेरा यूज हो सके, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बचा के हम अपने आने वाले जनरेशन को दे सके, ताकि जो रिसोर्सेज हम लोग यूज कर पाए, सेम रिसोर्सेज को आने वाला यंग जनरेशन भी इंजॉय कर सके। तो इसी कंसेप्ट को, इसी सोच को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अगला है रिसोर्सेज प्लानिंग, यानी कि रिसोर्स की प्लानिंग कैसे हो सकती है। तो रिसोर्स प्लानिंग जो हो गया वो एक टेक्निक या स्किल हो गया जिसके तरीके से हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर तरीके से आखिरकार कहाँ पे उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके, कहाँ पे उन रिसोर्सेज को यूज कर सके। इस टेक्निक को, इस स्किल को हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करें। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि 5,000 रुपये थे, हाँ 5,000 रुपीज़ थी। हम लोग जानते हैं कि भाई पैसा भी एक रिसोर्स है, क्यों? क्योंकि आपके वेरियस नीड्स को ये पूरा कर सकती है। तो इन 5,000 रुपये को कहाँ किस तरह से प्लान किया जाए, इसी चीज़ को, जैसे मान लो कि अगर हमको अपने एजुकेशन के ऊपर कुछ यूज करना है, हेल्थ के ऊपर यूज करना है, मान लो कि हमारे ये एक्सपेंडिचर के ऊपर यूज करना है,
एक्सपेंडिचर में बेसिकली कर सकता है होम एक्सपेंडिचर या किचन एक्सपेंडिचर जो भी होगा आपके। इसके अलावा आपने कुछ सेविंग्स बचाए रखनी है। तो ये सारी चीजें जो प्लान की गई, ये मेरा एक प्लानिंग होगा। मेरे 5,000 रुपये को कहाँ कहाँ यूज करें, ये मेरा प्लानिंग होगा। दैट मीन्स 5,000 एक मेरा रिसोर्स था और इसको किस तरह से प्लान किया गया। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इसका यूटिलाइजेशन है कि हाँ प्रॉपर यूटिलाइजेशन कहाँ होना चाहिए। इसके लिए हम लोग अपना टेक्निक या स्किल्स का यूज किए और इसी चीज को हम लोग रिसोर्स प्लानिंग के रूप में कहते हैं। अब बात करें स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, तो स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पे इसके भी कई अलग अलग स्टेजेस आते हैं। पहला, आइडेंटिफाई करना और लिस्ट करना कि कहाँ कहाँ रिसोर्सेस है। क्या कि आइडेंटिफाई किए कि आखिरकार रिसोर्स है कहाँ पे, और ये देखने को कि वहां पे कितने अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस वहां पे प्रेजेंट है। यानी कि सबसे पहले कहा गया कि सर्वेइंग एंड मैपिंग, ये दो चीज वहां पे देखने को मिला। क्योंकि पहला पॉइंट हो गया कि अपने तरीके से वहां पे आइडेंटिफाई करिए कहाँ पे रिसोर्स है और कितना रिसोर्स है। तो उसके अकॉर्डिंग पहले सर्वे किया गया कि भाई यहाँ पर रिसोर्स है या नहीं है। उसके बाद मैपिंग किया गया कि आखिरकार सर्वे और मैपिंग में अंतर ये हो गया, सर्वे एक पूरे एरिया में किया गया, ये पूरे एरिया में रिसोर्सेस है। अब मान लो कि यहाँ पे कुछ रिसोर्सेस है, यहाँ पे कुछ रिसोर्सेस है, तो ऐसा थोड़ी ये पूरे एरिया को ही माइंड करेंगे। तो यहाँ इस जगह का मैप लगाए, इस जगह का मैपिंग किए, इस जगह, यहाँ इन तीनों जगहों पे रिसोर्सेस है और इस अकॉर्डिंग से यहाँ पे माइनिंग किया जाए ताकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस को हम लोग गेन कर सके। इनसे पहले सर्वेइंग मैपिंग हो गया। इससे क्या होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी का पता चलता है कि आखिरकार यहाँ पे किस तरह की रिसोर्सेस है, उसकी क्वालिटी पता चली, कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस हो सकता है, एक्यूरेट तो नहीं इन अप्रॉक्स पता चल जाएगा, तो क्वांटिटी का पता चल गया। इनसे अलावा आखिरकार अगले स्टेप में कुछ एक्टिविटीज की जाती है जिसके तहत इन रिसोर्सेस को किस तरह से यूज किया जाए, बाहर कैसे निकाला जाए और पूरे देश में किस तरह से इसका तो प्लान किया जाए कि एक रिसोर्सेस को दूसरी जगह तक ले जाया जा सके। दूसरा निकल के आता है प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन। अब एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए और एक सूटेबल टेक्नोलॉजी और स्किल इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया जाए जिससे लोग इसके एक्सप्लॉयटेशन को रोक दे। एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि मान लो कि झारखंड में कोयला है तो कोयला को काफी बड़े पैमाने पे यूज कर रहे हैं और हम सिर्फ झारखंड और मध्य प्रदेश के लोग यूज कर रहे हैं। भाई राजस्थान के लोग यूज नहीं कर सकते हैं, अरुणाचल के लोग यूज नहीं कर सकते हैं, हिमाचल का लोग यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स नेशन का काम ये होगा कि एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाए, एक डेवलप प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाए जिससे टेक्नोलॉजी के थ्रू, स्किल्स के थ्रू, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स के थ्रू लोगों को इतना ट्रेन किया जाए कि किस तरह से उस मेरे पास जो रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस से लोगों की कैसे डिमांड्स को पूरी की जाए, ये सारा चीज निकल के आए और कम से कम रिसोर्सेस में, ताकि एक्सप्लॉयटेशन बच जाएगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट निकल के आता है कि अपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को, यानी कि किसी के रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से जोड़ा जाए। यानी कि सपोज करो कि अगर जो भी रिसोर्सेस को किस तरह से डेवलप किया जाए, इस तरह का जो प्लानिंग होगा उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ जोड़ा जाए ताकि दोनों प्लानिंग को एक साथ अंडरटेक किया जाए, एक साथ चलाया जाए और इससे देश को दोगुना फायदा हो। समझ रहे हैं। नेक्स्ट हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। यानी कि रिसोर्स प्लानिंग के भाई चलो हम ये कर तो लिए, लेकिन इससे क्या हमको कोई फायदा है। अब वो फायदे देखते हैं, क्या क्या फायदे हैं। पहला, इट इज नेसेसरी फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, तो देश के बैलेंस डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। सपोज करो जिस एरिया में रिसोर्सेस हैं, मिनरल रिसोर्सेस की बात करते हैं, तो वो तो काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगा, लेकिन जिस एरिया में नहीं है वहां पे क्या, वहां पे कैसे डेवलप होगा। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि जिस एरिया में जो रिसोर्सेस है उनको दूसरे एरिया तक भी सप्लाई किया जाए, पहुंचाया जाए, ताकि उन एरियाज को भी डेवलप किया जाए। और जिस एरिया में जो रिसोर्सेस ज़्यादा है उसको कम रिसोर्सेस वाले एरिया में प्रोवाइड किया जाए। जैसे मान के चलो कि केरला वगैरह में ह्यूमन रिसोर्सेस ज़्यादा है, तो केरला वगैरह से देखते हैं कई अलग अलग जगह पे टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह वगैरह जाते हैं। लेकिन
और जहाँ पे मिनरल रिसोर्स जैसे मध्य प्रदेश, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे झारखंड, जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेस ज़्यादा है, कोल वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ से अलग अलग एरिया में वो ट्रांसफर हो जाता है। तो दैट मीन्स रिसोर्सेज को एक तरह से प्लान किया जाए देश के अलग अलग जगहों पे पहुँचाने के लिए। अब इसका क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या इंपॉर्टेंस निकल के आ सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करें तो some regions of India are rich in certain resources and poor in some other resources। जैसे वही बात की गई, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे कुछ रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे मान के चलो मिनरल रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं मिनरल्स के हिसाब से, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज काफ़ी कम है, तो भाई उनकी ज़रूरत होगी। तो जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान पुअर रिसोर्सेस है किन मामले में, तो वाटर रिसोर्सेस में, लेकिन रिच है किस मामले में, तो सोलर एंड विंड एनर्जी। तो यहाँ भाई आप वाटर रिसोर्सेस को पहुँचाइए, सोलर और विंड एनर्जी का यहाँ से यूज करिए। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए इंडिया के एस्पेक्ट में, तो एक कैनल है जिसका नाम है इंदिरा कैनल, जिसको राजस्थान में पहुंचाया गया ताकि वहां के वाटर रिसोर्सेज का जो दिक्कत था उसको खत्म किया जाए। और कई बड़े पैमाने पे यहाँ पे सोलर और विंड प्लांट भी लग रहे हैं, विंड एनर्जी प्लांट भी लग रहे हैं, ताकि इन रिसोर्सेज को यूज करके बड़े पैमाने पे देश के अलग अलग जगहों पे या राजस्थान में ही इसका ये क्या रिसोर्स यूज किया जाए बड़े पैमाने पे। दूसरा पॉइंट निकल के आता है, सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट while other regions are very poor in important resources। वही चीज़ हो गया, कुछ एरिया जो है काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है कि उनके पास जो रिसोर्सेस है मिनरल्स के हिसाब से वो काफ़ी है, जैसे मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छा है रिसोर्सेस में, लेकिन लद्दाख काफ़ी पुअर है, तो उन एरियाज को भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग के थ्रू जो भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। चौथा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड, जो भी इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन क्रिएट किए जा रहे हैं उनको रिड्यूस किया जाना चाहिए, ताकि कह सकते हैं रिसोर्स प्लानिंग सही तरीके से काम करे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड, यानी कि ऐसा ना हो कि हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन यूज करते करते हमको ये ध्यान से चला गया कि यार वो तो काफ़ी एक्सेस यूज जा रहा है, उतना तो हमको जरूरत है ही नहीं, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी काफ़ी हद तक अवॉइड कर देनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गए रिसोर्स प्लानिंग के। अगला हो गया रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन की बात हो गई कि एक प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि एक बड़े पैमाने पे हम लोग अभी प्लानिंग किए और उसी प्लान्ड तरीके से रिसोर्सेस को यूज करते हैं और उन यूज से अपने नीड्स को पूरा करते हैं और बड़े पैमाने पे रिसोर्सेज को स्टोर करते हैं नियर फ्यूचर के लिए, कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए, और इस चीज़ को हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करें तो रिसोर्सेज को अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज करें और बाकी रिसोर्सेज को बचा कर रख दे अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, इसी को रिसोर्स कंजर्वेशन कहा गया। अब यहाँ पे इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि कई रिसोर्सेज जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हो गए, इनको बनने में काफ़ी समय लगता है और इसी कारण से अगर एक बार खत्म हो गए तो इजीली हम इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, इसी कारण से इनको बचाए रखना जरूरी है। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प्स अस टू रिड्यूस वेस्टेज, यानी कि अगर कह सकते हैं हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे वेस्टेज को कम करता है। वेस्टेज मतलब कि अगर हम लोग कहें कि किसी भी सामान को रीयूज करते हैं तो वो हमारे जो रिसोर्सेज के वेस्टेज होता है उसको बचाने का काम करता है और ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस में काम आता है। सपोज करो कि मेरे पास एक कॉपी है या कह सकते हैं एक नोटबुक है, वो पूरी तरह से फिल अप हो गया, भर गया। हम क्या किए कि एक कबाड़ी वाले को इसको दे दिए, कबाड़ी वाला एक रिसाइकलिंग कंपनी को दिया और रिसाइकलिंग कंपनी इस कॉपी से एक नया, भले ही थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाएगा लेकिन कॉपी और बना के दे दी। और अगले दिन हम मार्केट में गए, सेम कॉपी को फिर से खरीद के ले आए और फिर से यूज करना शुरू कर दिए। भाई इससे डाउनग्रेडेड क्वालिटी था नो डाउट, लेकिन सेम कॉपी को दोबारा तो यूज कर पा रहे हैं।
मेरा कहीं ना कहीं ये देखने को रिसोर्सेस बच गया, क्योंकि अब नया कॉपी लेना होता तो कहीं ना कहीं फिर से एक नए कंपनी के लिए नए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज को डिप्लीट करने का काम करता, और हमारी नीड्स भी पूरा हो गई, सेम रिसोर्सेज से भी पूरा हो गया, और इससे हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी बचा रह गया। ये चीजें देखने को मिलती है रिसोर्सेज कंजर्वेशन के अंदर। आप कभी अगर पढ़िएगा तो रिसोर्सेज कंजर्वेशन में या किसी भी चीज़ के कंजर्वेशन में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वगैरह कहीं पढ़िएगा तो RRR ट्रीटमेंट होता है। RRR मतलब रिड्यूस, रीयूज, और एक और होता है, ध्यान से होता है, रिड्यूस, रीयूज और रीस्टोर से होता है। इस तरह से आप इन तरीकों से इनके वेस्टेज को बचा सकते हैं। अब अगर बात करें कि रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। कैसे भाई? अगर हम एक ही रिसोर्स को बार बार यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि हमारा जो रिसोर्स डिप्लीट होने वाला था वो बच गया, और अधिकांशतर रिसोर्सेज जो हम लोग यूज करते हैं उसका रॉ मटेरियल कोई ना कोई इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ ही चीज़ होता है, क्योंकि लिविंग थिंग्स से होता है, या जो भी इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ ही चीज़ होगा। तो इन सब कारणों से कह सकते हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेस कंजर्वेशन से हम लोग इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हो गया गांधी जी आइडिया ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन। गांधी जी का आइडिया क्या था रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में? गांधी जी ने कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, यानी कि गांधी जी के हिसाब से कहना था कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है कि हम लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति के भी ग्रीड को सेटिस्फाई कर सके। ग्रीड मतलब कि लालच। अब लालच किसी का भी कितना ही बड़ा हो सकता है और उस चीज को हम सेटिस्फाई नहीं कर, हाँ हमारे नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो दैट मीन्स कहा गया कि जो भी रिसोर्स डिप्लीशन देखने को मिल रहा है इसका मेनली रीजन क्या है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से जो सेल्फिश और ग्रेडी इंडिविजुअल्स हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, और ये रिसोर्सेज डिप्लीशन का कारण बन रहा है। गांधी जी हमेशा मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। मास प्रोडक्शन मतलब कर सकते हैं बड़े पैमाने पे हम लोग प्रोडक्शन करके रख लिए। वो चाहते थे कि मास प्रोडक्शन के बजाय प्रोडक्शन बाय मासेस हो। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, मास प्रोडक्शन मतलब कि मेरे लिए 5 लाख आदमी हैं और हम 50 लाख प्रोडक्शन कर दिए कि बाकी जो प्रोडक्शन होगा वो बाद में बिकेगा। 50 लाख प्रोडक्शन कर दिए, लेकिन गांधी जी का मानना था अगर 5 लाख लोग हैं तो 5 लाख ही प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि लोगों की नीड्स सेटिस्फाई हो जाए, कि यहाँ पे किसी का ग्रीड्स की सेटिस्फैक्शन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भारत प्रोडक्शन बाय मासेस के अकॉर्डिंग काम करता है, चाइना मास प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है। वो क्या करता है, बल्क के हिसाब से सामान बनाता है और उससे जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो घट जाता है और वो उसको मार्केट में बार्गेनिंग करने में बन जाता है। उसके पास एक रेट हो जाता है कि हाँ इस रेट में मार्केट में बिक रहा है और इससे 10 रुपया कम भी करके बेचे, क्योंकि हम प्रोडक्शन कॉस्ट वहाँ पे घटा लिए तो हम इजीली बार्गेन कर सकते हैं, मार्केट में बार्गेन कर सकते हैं और वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को इजीली टक्कर देके उनको वहाँ से मार्केट से गायब कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन। अब बड़े पैमाने पर बात करें तो लार्ज स्केल सॉइल इरोजन, बड़े पैमाने पे जो सॉइल इरोजन होता है वो कॉज क्या करता है, रनिंग वाटर, यानी कह सकते हैं बहता हुआ पानी, हवा, ये जो है वो बड़े पैमाने पे सॉइल इरोजन का कारण बनती है। कि कह सकते हैं बाढ़ का पानी हो गया या रनिंग वाटर हो गया या जो विंड्स होते हैं काफ़ी तेज चलते हैं, ये सारे बड़े बड़े कारण बनते हैं सॉइल इरोजन का। सॉइल इरोजन मतलब मृदा क्षरण, यानी कह सकते हैं मिट्टियां जो बह कर चली जाती हैं उन्हीं को सॉइल इरोजन कहते हैं। अब डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स,
दूसरा कारण ये निकल के आ गया, जो वेस्ट मटेरियल होता है किसी माइनिंग सेंटर या इंडस्ट्रियल यूनिट में, उसको डंप यानी गड्ढे भरने के कारण से भी लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। अगला हो गया ओवर इरिगेशन, यानी कि काफी बड़े पैमाने से ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में पानी देने के कारण से उन खेतों में सैलिनिटी बढ़ जाती है और एल्कलिनिटी बढ़ जाती है। सैलिनिटी और एल्कलिनिटी मतलब कि इसमें सॉल्ट बढ़ गया और ये ज़्यादा बेसिक हो गया। बेसिक मतलब कि उसमें ज़्यादा बेस देखने को मिल गया। इसी कारण से वो जो मिट्टी होती है वो थोड़ी बंजर हो जाती है और इसी कारण से वहाँ पे जब वर्षा आती है या रनिंग वाटर देखने को मिलता है, वो क्योंकि घास वगैरह होता है नहीं जो मिट्टी को पकड़े रहे, तो मिट्टी को बहा कर लेके चली जाती है और इसी कारण से ये देखने को मिलता है कि लैंड सॉइल इरोजन वहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो सैलिनिटी, ज़्यादा पानी जमने के कारण से सैलिनिटी और अल्कलिनिटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हो गया ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मतलब कि कई बार जानवरों के द्वारा पूरी तरह से वहाँ की जो हरियाली होती है, जो भी घास वगैरह होती है, उसको ग्रेज कर लिया जाता है और ज़्यादा ग्रेज करने के कारण से वहाँ पे जो घास वगैरह तो पूरी तरह से मिट्टी से अलग हो जाती है और मिट्टी हल्की हो जाती है। जब भी पानी आता है या रनिंग वाटर देखने को मिलता है या काफ़ी तेज़ से हवाएं चलती हैं, तो वो ह्यूमस वगैरह जो होता है वो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो उड़ के चली जाती है और ये भी सॉइल इरोजन का एक कारण बन के निकल के आता है। नेक्स्ट हो गया वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट, पॉल्यूटेड लैंड्स। जो वेस्ट वाटर वगैरह होता है, जो गंदे पानी होते हैं जो किसी फैक्ट्री वगैरह से निकलते हैं, वो भी कई लैंड्स को पॉल्यूट करता है और उनमें जो एसिड्स वगैरह होते हैं, कई अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि उन जमीनों को काफ़ी हद तक बंजर कर देती हैं। ये भी सॉइल इरोजन का कारण हो गया और कई बार उन्हें मिट्टी को बहाते हुए चली जाती है। नेक्स्ट हो गया मिनरल प्रोसेसिंग, जैसे ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट, सोप स्टोन, सेरेमिक इंडस्ट्री, ये सब काफी बड़े पैमाने पर डस्ट को क्रिएट करते हैं और ये डस्ट जो होते हैं वो आसपास के जमीनों पे बैठ जाते हैं। जैसे मान लो जमीन हो गया, ये डस्ट इतने पतले होते हैं कि इनके पोर्स में बैठ जाते हैं और इसी कारण से जब ऊपर से पानी आती है, ये पानी नीचे जा नहीं पाता। जब नीचे जा नहीं पाता है तो ये ऊपर वाली मिट्टी बंजर होती चली जाती है और इसी कारण से जब काफ़ी तेज पानियाँ आती हैं तो ये ऊपर वाली मिट्टी बहती हुई चली जाती है और इससे ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये एरिया भी बंजर होता चला जाता है। ये अक्सर बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलती है और यहाँ पे ये डस्ट कई बार लोगों को कई सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है, क्योंकि ये डस्ट इतने पतले होते हैं कि नाक के थ्रू लंग्स में चले जाते हैं और उसके कई चैम्बर्स को ब्लॉक करने का काम करते हैं। बेसिकली ये उतना डिटेल में जाना नहीं है, सिर्फ जान लो कि मिनरल प्रोसेसिंग कारण से जो ग्राइंडिंग का काम करता है, जो सीमेंट इंडस्ट्री होते हैं, जो लाइमस्टोन इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कैल्साइट हो गया, जो सोप स्टोन वगैरह हो गए, इन सब में इतने पतले डस्ट होते हैं कि वो मिट्टी के ऊपरी परत पर जम जाते हैं, जिस कारण से पानी जमीन के नीचे नहीं जा पाता, जिससे ग्राउंड वाटर भी सेटल नहीं हो पाता है और इसी कारण से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी की भी कमी देखने को मिलती है और मिट्टी भी बंजर होता चला जाता है, सॉइल भी इरोड होता चला जाता है। नेक्स्ट हो गया सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स के अंदर ये देखेंगे कि आखिरकार सॉइल को किस तरह से कंजर्व किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें तो सॉइल कंजर्वेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंडिंग डिफॉरेस्टेशन, कंट्रोलिंग ग्रेजिंग, इंकरेजिंग एफॉरेस्टेशन, प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज। यानी कह सकते हैं सॉइल इरोजन को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन को खत्म किया जाना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं पहला पॉइंट हो गया डिफॉरेस्टेशन खत्म करें, यानी कि जो जंगलों की कटाई है उसको खत्म करें। कंट्रोल ग्रेजिंग करें, इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रोल ग्रेजिंग। दैट मीन्स कर सकते हैं कि एक प्लानिंग किया जाए कि अभी जानवरों को इस सीजन में यहाँ चराना है और यहाँ पे भी शिफ्ट बाय शिफ्ट 5 दिन यहाँ 5 दिन उधर, ताकि ये घास जो है वो खुद ब खुद सेटल हो जाए और एक सुटेबल हाइट तक अपने आप को अटेंड कर ले। 5 दिन 10 दिन 15 दिन का शिफ्ट बना दिया जाए और इस तरह से ताकि घास को रीस्टोर होने का टाइम दे, जो भी ग्रास वगैरह उसको रीस्टोर होने का टाइम दे, इससे कंट्रोल ग्रेजिंग होता रहेगा। अगला हो गया इनकरेजिंग एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए लोगों को इनकरेज किया जाए।
लोगों को भी इंकरेज किया जाए, सरकार खुद के तरीके से भी काम करे। अगला हो गया प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग, यानी कि अगर देखते हैं हिली एरियाज में टेरेस फार्मिंग का मतलब हो गया काफ़ी हाईली स्लोप पे बिल्कुल समतल जमीन पे खेती किया जाना चाहिए। टेरेस फार्मिंग हो गया, फिर स्टेप फार्मिंग हो गया, इन सब चीज़ों पे काफ़ी हद तक जो हिली एरियाज है वहाँ पे काम करना चाहिए ताकि कम से कम सॉइल इरोजन हो। अगला हो गया प्रिपरेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थर्नी ब्रूसेस विल हेल्प टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन इन डिजर्ट्स, यानी कह सकते हैं शेल्टर बेल्ट्स को क्रिएट करना चाहिए। शेल्टर बेल्ट्स क्या हो गए, सपोज करो कि बीच में कुछ खेती हो रही है तो इस तरफ से लंबे लंबे पेड़ लगा दिए गए, इस तरफ से लंबी लंबी पेड़ लगा दी गई ताकि अगर सपोज यहाँ से बारिश का पानी आता भी है तो क्योंकि इनसे टकराने के कारण बारिश का पानी काफ़ी स्लो हो जाएगा और ये सॉइल को डिग्रेड नहीं कर पाएगा। हवाएं में चलती हैं तो हवाओं का स्पीड भी काफ़ी स्लो हो जाएगी जिस कारण से ये डिग्रेड नहीं कर पाएगी। ये चीज़ें आप डिजर्ट्स में भी देखने मिलता है कि थॉर्नी बुशेस वगैरह जो होती है, यानी कि कह सकते हैं कांटेदार झाड़ियाँ जो होती हैं वो सैंड ड्यून्स या कह सकते हैं सैंडो को उड़ाने से बचा लेती है। नेक्स्ट हो गया माइनिंग एक्टिविटीज शुड बी कंट्रोल, जो भी माइनिंग एक्टिविटी है उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए जिससे कम से कम वेस्टेज हो, यानी कि अभी नहीं कि पूरे के पूरे जमीन को ही माइन करें। कुछ एरिया जहाँ पे चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज निकल सकते हैं उन एरियाज को ही माइन किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको केमिकली ट्रीट करके ताकि उनसे हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो निकल जाए और तब उसको पानी में बहाना चाहिए। अगला अर्बन एरिया यानी कि अर्बन वेस्ट जो हो गया उनको सही तरीके से बायोगैस या बायोमैन्यूअल में कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे मान लो कि शहरों में जो कूड़ा वगैरह निकलता है उनसे बायोगैस बनाना चाहिए या बायोमैन्यूअल यानी कि तरीके से कहा जाता है ऑर्गेनिक खाद जो हो गया उसको बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें करनी ताकि हमारे वेस्टेज भी काम में आए, वो भी हमारे रिसोर्सेज का एक पार्ट बन जाए। नेक्स्ट हो गया ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन को खत्म करना चाहिए, काफ़ी हद तक कम कर देना चाहिए और नई इरिगेशन सिस्टम को लाना चाहिए। नई इरिगेशन जैसे ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन का आप लोग नाम सुनेंगे, इसके अलावा कई अलग स्प्रिंकलर हो गया, इन सबको लाना चाहिए ताकि कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन कर सके। और डायरेक्टली ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जड़ों में ही पानी जाता है और जहाँ पानी की एक्चुअल में ज़रूरत है वहीं पे पानी देखने को मिलेगा। So I think today's video will end and at this point आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। In the next video we'll surely discuss to our third and the last topic soil as a resource। soil के बारे में पढ़ेंगे, types of soil के बारे में पढ़ेंगे, soil form कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। So stay tuned to our channel and if you like the video, like, share and subscribe. Thank you.